हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। अभी तक हम केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर डिस्कस कर रहे थे। उसमें हमने आयनिक बॉन्ड का डिस्कशन किया था कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है, उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, एक्चुअल में बॉन्ड होता भी है नहीं होता है, उसमें कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम काम करता है। उसके बाद में हमने टॉपिक डिस्कस किया था इलेक्ट्रोवैलेंसी। एंड आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है, कुछ एनर्जी टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जो एनर्जी टर्म्स जो आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन में यूज़ होती है, कौन कौन सी एनर्जी टर्म्स होती है, इन सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। मेरा नाम है दीपक वर्मा, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल विजडम नर्सिंग एंट्रेंस क्लासेस। चलिए शुरू करते हैं। तो केमिकल बॉन्डिंग हमारा चैप्टर है और जो एनर्जी टर्म्स हमें डिस्कस करनी है, जैसे कि कोई भी आयनिक कंपाउंड जो फॉर्म होगा तो उसमें जो जो एनर्जी रिलीज होगी या एनर्जी उसको हमें देनी पड़ेगी, वो क्या क्या एनर्जीज होती है। जैसे कि जब कोई आयनिक कंपाउंड बनता है, जैसे कि सबसे पहली टर्म आती है आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इन सब के बारे में हम अभी डिटेल डिस्कशन करेंगे। ये एनर्जीज क्या क्या है। आयनाइजेशन एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, लैटिस एनर्जी है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, सब्लिमेशन एनर्जी और हीट ऑफ फॉर्मेशन। ये कुछ एनर्जी टर्म्स है जो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे पूरे में। आज हम इस टॉपिक में ये सारे एनर्जी टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है कि जैसे कोई गैशियस आइसोलेटेड एटम है, उसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, उससे हमें निकालने के लिए जो एनर्जी देनी होगी उसको हम आयनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे पास सोडियम एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर 11, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 1s2 2s2 2p6 3s1। तो इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, ये हमने इलेक्ट्रोवैलेंसी में भी डिस्कस किया था। इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अब ये खुद लूज नहीं करता, इसके लिए हमें एनर्जी देनी होगी। तो जो एनर्जी देनी होगी वो क्या होगी, वो होगी आयनाइजेशन एनर्जी। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव और एक्सट्रैक्ट द लूजली अटैच्ड इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव लूजली बाउंडेड। ये ध्यान रखना है, जो मतलब वैलेंस शेल में होगा वही लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स गैशियस आइसोलेटेड गैशियस एटम, उसको हम क्या बोलेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी। जैसे हम इसमें देख सकते हैं कि ये जैसे कोई एटम है, इसके वैलेंस शेल से अगर हमें ये इलेक्ट्रॉन निकालना है तो हमें जो एनर्जी देनी होगी वो क्या होगी, आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी होगी। अब आयनाइजेशन एनर्जी कैसे इंक्रीज करेगी, कैसे डिक्रीज करेगी। जैसे हमारी पीरियोडिक टेबल होती है, पीरियोडिक टेबल में अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है, एलिमेंट का साइज डिक्रीज करता है। साइज डिक्रीज करेगा, साइज डिक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें और ज़्यादा एनर्जी देनी होगी। तो साइज डिक्रीज करेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करेगी। लेफ्ट टू राइट जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करेगी, मतलब हमें इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी होगी। और अगर पीरियोडिक टेबल में अगर हम फ्रॉम अप टू बॉटम जाए, फ्रॉम अप टू बॉटम अगर जाते हैं तो साइज इंक्रीज करता है। अब साइज इंक्रीज करेगा अगर किसी एलिमेंट का, तो जो उसके वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो लूजली बाउंड होगा न्यूक्लियस से, और उसको निकालने के लिए हमें कम एनर्जी देनी होगी। तो साइज इंक्रीज करेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगी। ठीक है, यही इसमें लिखा हुआ है कि इंक्रीजेज मूविंग लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड एंड डिक्रीजेज मूविंग टॉप टू बॉटम डाउन अ ग्रुप। अगर किसी ग्रुप में, हमने ग्रुप्स के बारे में डिस्कस किया था कि चैल्कोजेंस, और जैसे हमने चैल्कोजेंस क्या होते हैं, चैल्कोजेंस ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम। तो अगर हम टॉप टू बॉटम अगर जा रहे हैं तो साइज क्या कर रही है, साइज इंक्रीज हो रही है इसकी। अगर हम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो साइज इंक्रीज हो रही है। साइज इंक्रीज होगी तो हमें आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो कम देनी होगी। ये है बस। ठीक है, अब जैसे हम नेक्स्ट डिस्कस करें
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है कि जैसे कोई जैसे अभी हमने आयनाइजेशन एनर्जी डिस्कस की, उसमें हमें एनर्जी देनी पड़ी थी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऐसी एनर्जी जो कि एनर्जी रिलीज होगी, कोई आइसोलेटेड गैसियस एटम है, उसको एक इलेक्ट्रॉन की नीड है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन खुद एक्सेप्ट कर लेगा, खुद एक्सेप्ट करेगा तो वो स्टेबल होगा, स्टेबिलिटी की ओर जाएगा तो एनर्जी लूज करेगा, एनर्जी लूज करेगा तो उस टर्म को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड the amount of energy released when electron get attached to an isolated gaseous atom। ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, क्या है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, यहाँ एनर्जी रिलीज होगी, यहाँ हमें एनर्जी देनी नहीं पड़ेगी, यहाँ एनर्जी रिलीज होगी। जैसे कि कोई न्यूट्रल एटम है, उससे इलेक्ट्रॉन अटैच होगा, जिससे हमें एक एनायन का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। कैसे, जैसे कि हमने क्लोरीन के केस में देखा था, न्यूट्रल गैसियस एटम था ये, इसके अगर हम वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स देखें तो कितने थे, 2 8 7, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है। वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन से अगर एक इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाएगा तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन खुद एक्सेप्ट कर लेगा, जो इलेक्ट्रॉन हमें सोडियम से मिला वो ही खुद एक्सेप्ट कर लेगा और हमें एक एनायन का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, क्लोराइड एनायन, क्लोराइड एनायन। ठीक है, ये क्लोराइड एनायन देखने को मिलेगा, साथ में एनर्जी रिलीज होती है, जो एनर्जी रिलीज होगी उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, साथ में नोट करते चलिएगा। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं कि जैसे कि इसके वैलेंस शेल में अगर हम देखें तो ये 2 2 4 2 6 और 1 7, 7 इलेक्ट्रॉन्स थे। एक इलेक्ट्रॉन सोडियम ने जो लूज किया था वो इलेक्ट्रॉन है ये। ठीक है, सोडियम ने जो इलेक्ट्रॉन लूज किया था वो इलेक्ट्रॉन है ये एक्सेप्ट कर लेगा। तो अब कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए इसके पास, 2 + 2 + 2 + 2, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, मतलब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लिया इसने। तो यहाँ जो एनर्जी रिलीज हुई, यहाँ एनर्जी रिलीज हुई है इसलिए माइनस में शो की है, ये एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, यहाँ एनर्जी रिलीज हुई है इसलिए माइनस में शो की है। अगर हमें एनर्जी देनी पड़ती तो उसे हम प्लस में शो करते। ठीक है, ये एनर्जी रिलीज होती है, साथ में नोट करते चलिए। अब हम नेक्स्ट एनर्जी टर्म डिस्कस करते हैं, दैट इज लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी क्या होती है, ये भी ऐसी एनर्जी जो कि रिलीज होगी जब आयनिक कंपाउंड, कोई भी जब आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा तो जो एनर्जी रिलीज होगी, अब जब कोई कंपाउंड फॉर्म हो रहा है तो वो स्टेबिलिटी की ओर ही तो जा रहा है, जब कोई कंपाउंड स्टेबिलिटी की ओर जाएगा तो एनर्जी लूज करेगा, उसकी एनर्जी कम होगी, एनर्जी लूज करेगा तो उस एनर्जी टर्म को हम क्या बोलेंगे, लैटिस एनर्जी। ठीक है, तो अगर इसकी डेफिनेशन हम देखें तो क्या है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अ लैटिस। इसमें क्या होगा कि जैसे हमारे जो आयंस बने थे, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। ठीक है, उस फोर्स की वजह से ये एक दूसरे के पास आते हैं, कंपाउंड फॉर्मेशन करते हैं, जो कि क्या होता है, जैसे कि 2 आयंस बने थे, एक तो ये कैटायन बना था सोडियम प्लस, और एक ये एनायन बना था। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, इनके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होता है, इसके बारे में हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा, सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और ये आयनिक कंपाउंड बनता है। ठीक है, ये आयनिक कंपाउंड बनता है, साथ में एनर्जी रिलीज होती है। इस एनर्जी को ही क्या कहते हैं, इस एनर्जी को ही हम लैटिस एनर्जी कहते हैं। ठीक है, साथ में लिखते चलिएगा, लिखना है स्क्रीनशॉट लेने से नहीं, लिखते चलिए। जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं ये आयन थे हमारे, जैसे कि ये सोडियम, इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन था, इसने लूज किया, इसको दिया। ठीक है, यहाँ इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन से ये एक गेन कर सकता था, तो इसने ये इलेक्ट्रॉन गेन किया और यहाँ पर हमारा एक कंपाउंड फॉर्मेशन हुआ। ये कौन सा कंपाउंड बना है, सोडियम क्लोराइड, आयनिक कंपाउंड है एक। ठीक है, कैसा कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड। और जो एनर्जी रिलीज होगी उस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, उस एनर्जी को बोलेंगे हम लैटिस एनर्जी। ये जो लैटिस बना है उसके स्टेबिलिटी की ओर गया है, स्टेबिलिटी की ओर जाएगा तो एनर्जी लूज करेगा। ये देखिए सोडियम के वैलेंस शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और इसके में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, सोडियम से जो इलेक्ट्रॉन आया वो इलेक्ट्रॉन है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो नेक्स्ट एनर्जी टर्म है वो है सब्लिमेशन एनर्जी। सबसे पहले हमें सब्लिमेशन को समझना जरूरी है कि सब्लिमेशन क्या होता है।
सब्लिमेशन मतलब कि फेज फेज ट्रांसफर होता है, मतलब कि जैसे हम सॉलिड फेज से सीधा गैशियस फेज में आए तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। ठीक है, अब सब्लिमेशन एनर्जी क्या होगी कि किसी कंपाउंड को हमें सीधा सॉलिड कंपाउंड से सीधा गैशियस फेज में ट्रांसफर करने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ेगी, जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, उस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन एनर्जी। उसकी डेफिनेशन देखते हैं। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड फेज टू गैशियस फेज, डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड फेज टू गैशियस फेज इज कॉल्ड सब्लिमेशन एनर्जी। और ये इसमें क्या है कि लिक्विड फेज देखने को नहीं मिलेगी हमें विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड फेज। सब्लिमेशन एनर्जी में क्या होगा कि जो अमाउंट ऑफ एनर्जी हम देंगे उसमें ये होगा कि जो सॉलिड कंपाउंड है वो सीधा ही गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, हमें लिक्विड फेज देखने को नहीं मिलेगी उसमें। ठीक है, तो जैसे हम इसमें और आगे बढ़े तो जैसे आप इसमें देख सकते हैं कि ये सॉलिड है। ठीक है, इसे हमने एनर्जी दी सब्लिमेशन एनर्जी, और सीधा गैस में कन्वर्ट हो गया, हमें बीच में लिक्विड देखने को ही नहीं मिला। साथ ही अगर हम गैस पे अगर ज़्यादा प्रेशर डालें तो फिर ये डिपॉजिट होती है तो ये सॉलिड में कन्वर्ट होती है। ये प्रोसेस क्या कहलाता है, ये प्रोसेस कहलाता है डिपोजिशन। ओके, ये हुआ सब्लिमेशन एनर्जी। आगे आगे बढ़ते हैं, आगे आती है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अब हमें जैसे नाम देख के ही पता चल रहा है कि डिसोसिएशन मतलब कि बॉन्ड को डिसोसिएट करने के लिए जो हमें जो एनर्जी देनी होगी उसको हम क्या बोलेंगे, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अब जैसे कि कोई मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जांपल क्लोरीन मॉलिक्यूल लिया। ठीक है, अब इसके बीच में सिंगल बॉन्ड्स है। इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी देनी होगी उस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड बिटवीन अ मॉलिक्यूल या केमिकल स्पीशीज इज कॉल्ड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ये डेफिनेशन हुई इसकी। ओके, अब जैसे आप इसमें देख सकते हैं क्लोरीन का ही है एग्जाम्पल भी, तो यहाँ पर ये जो बॉन्ड क्लीवेज हुआ है कैसा है, होमोलाइटिक क्लीवेज। क्या बोलते हैं इसको, होमोलिटिक या होमोलाइटिक क्लीवेज। जो बॉन्ड डिसोसिएशन हुआ वो कैसा है, होमोलिटिक है, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन्स है उनका बराबर बराबर बटे है वो, मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ था वो इसके पास चला गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ था, तो फ्री रेडिकल्स बनते हैं मतलब कि होमोलिटिक क्लीवेज से। तो यहाँ हमें इस बॉन्ड को डिसोसिएट करने के लिए एनर्जी देनी पड़ी है, इसलिए प्लस का साइन दिखाया है। ये एनर्जी हमें देनी पड़ी, ये रिलीज नहीं हुई, ये एनर्जी दी तो ही ये बॉन्ड डिसोसिएट होगा क्लोरीन मॉलिक्यूल के बीच में, इसलिए इसे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कहते हैं। आगे यूज में आएगी ये एनर्जीज, ये सारे एनर्जी टर्म्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा हीट ऑफ फॉर्मेशन। अब हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है, हीट ऑफ फॉर्मेशन और लैटिस एनर्जी देखा जाए तो इंटर रिलेटेड होता है। जैसे कि लैटिस एनर्जी क्या थी कि दो आयंस के मिलने से जो कंपाउंड फॉर्मेशन हो रहा था उससे जो एनर्जी रिलीज हो रही थी उसको हम लैटिस एनर्जी कह रहे थे। अब हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या है, हीट ऑफ फॉर्मेशन यही है कि कंपाउंड फॉर्मेशन से जो एनर्जी रिलीज होगी उसे हम हीट ऑफ फॉर्मेशन कहेंगे, बट इसमें जो स्पीशीज होगी वो अपनी एलिमेंटल और स्टेबल स्टेट में होगी। क्या मतलब, जैसे कि इसमें देखिए अगर हमारा कंपाउंड फॉर्मेशन हुआ NaCl। ठीक है, ये कंपाउंड फॉर्मेशन हुआ हमारा, लेकिन अगर हम देखें तो सोडियम कैसी स्टेट में रहता है, अगर हम एलिमेंटल स्टेट में देखें तो सोडियम होता है सॉलिड स्टेट में। ठीक है, और क्लोरीन होता है गैसियस स्टेट में। ये इनके एलिमेंटल और स्टेबल स्टेट है। इनके मिलने से जब कंपाउंड फॉर्मेशन हुआ तो जो एनर्जी रिलीज होगी उसको हम कहेंगे हीट ऑफ फॉर्मेशन। जो एनर्जी रिलीज होगी उसको हम क्या कहेंगे, इसे इस साइन से शो करते हैं, हीट ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, अब यहाँ पर क्लोरीन के दो एटम्स हैं तो इसको हाफ कर देंगे तो यहाँ पर NaCl आ जाएगा। तो लैटिस एनर्जी में क्या था, लैटिस एनर्जी में तो आयंस गैसियस आयंस थे, ये गैसियस आयंस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे अपोजिटली चार्ज होने की वजह से, फिर आयनिक कंपाउंड यही बन रहा था, बट इसमें ये जो स्पीशीज थी ये डिफरेंट थी, ये और इसमें ये डिफरेंट है। ठीक है,
कंपाउंड आयनिक कंपाउंड ही बन रहा है, और यहाँ जो एनर्जी रिलीज हो रही थी उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कह रहे थे लैटिस एनर्जी, और यहाँ जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसको क्या कहेंगे, हीट ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं, द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड। यहाँ भी ध्यान रखिए कि हीट रिलीज हुई है, हमें देनी नहीं पड़ेगी। जब भी कोई कंपाउंड फॉर्म होता है सॉरी, जब भी कोई कंपाउंड फॉर्म होता है तो कंपाउंड फॉर्मेशन होगा क्यों, कंपाउंड फॉर्मेशन स्टेबिलिटी गेन करने के लिए होता है। तो जब भी कोई स्पीशीज स्टेबिलिटी गेन करेगी तो उसकी एनर्जी जो है, उसकी एनर्जी जो है वो डिक्रीज करेगी। अब एनर्जी डिक्रीज करेगी, इसका क्या मतलब है कि उसने एनर्जी लूज कर दी, एनर्जी रिलीज कर दी। तो यहाँ जब कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ तो एनर्जी रिलीज हुई, तो क्या है इसकी डेफिनेशन, अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ कंपाउंड फ्रॉम इट्स एलिमेंट इन प्योर एंड स्टेबल स्टेट। ये ध्यान रखिएगा, प्योर एंड स्टेबल स्टेट। जैसे मैंने यहाँ बताया कि सोडियम जो है वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, क्लोरीन गैसियस फेज में एग्जिस्ट करता है। तो ये अपनी प्योर और एलिमेंटल स्टेट में अगर रिएक्ट करेंगे तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी उसको हम क्या बोलेंगे, हीट ऑफ फॉर्मेशन। जैसे आगे देखते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे, ये कुछ एनर्जी टर्म्स थे आज के जो हमने डिस्कस किए। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा, और एनर्जी टर्म्स में ठीक है, आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, अच्छे से पढ़ते रहिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए।